अब हम एक एक करके दोनों प्रॉफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की कि ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से निकलता है। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट होता है आपका सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बड़े ध्यान से आराम से एक एक चीज आपको सुननी है और समझनी है। मैंने क्या लिखा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितने गुड्स बिके हैं उनकी कॉस्ट लेनी है, सारे गुड्स की नहीं लेनी। सपोज आप परचेज करके आए 100 यूनिट्स और एक यूनिट आपने 10 रुपए के हिसाब से परचेज करी। सेल्स हुई आपकी 80 यूनिट्स की और एक यूनिट आपने 15 की बेची। आपने कहा सर सेल्स वैल्यू जो है वो है 80 इंटू 15 1200, जबकि परचेजेस जो हैं वो है 100 इंटू 10 1000 और हमें 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर आप ऐसा कहते हो तो आप एकदम गलत हो, ये रॉन्ग मेथड है। अगर आपने कहा कि सेल्स वैल्यू 1200 है और वो सेल्स वैल्यू 1200 है क्योंकि 80 यूनिट हमने सेल करी 15 के भाव से, यही था ना। परचेजेस, अगर आप सेल 80 यूनिट की ले रहे हो तो कॉस्ट ऑफ परचेज भी 80 यूनिट्स की लोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब 80 इंटू 10, तो जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके कितने आएंगे? 400 आएंगे। ये आपकी ट्रू पिक्चर है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल वैल्यू ऑफ परचेजेस नहीं लेनी, जितने गुड्स सेल किए हैं उसकी कॉस्ट लेनी। ऐसा क्यों होता है, बता सकते हो? क्यों गुड्स सोल्ड की लेते हैं, टोटल नहीं लेते? इसके पीछे कारण होता है, याद करो, आप बचपन में पढ़ते थे, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कॉस्ट शुड मैच द रेवेन्यू। कॉस्ट वो होनी चाहिए जो, मैथ याद आ रही है मुझे, कॉस्ट शुड मैच द रेवेन्यू। कॉस्ट उतनी लेनी है जितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया है। मतलब रेवेन्यू जनरेशन अगर 80 यूनिट्स का है तो कॉस्ट भी 80 यूनिट्स की ली जाएगी, वो 100 यूनिट्स की नहीं ली जाएगी। समझ में आता है? अब तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है। अब इसको हम निकालते कैसे, अगर समझे हम इन चीज़ों को थोड़ा सा। क्या मैंने परचेजेस 100 यूनिट्स की थी, बट यहाँ पर मैंने परचेजेस कितनी ली? 80 यूनिट्स ली। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना ज़रा। मैं इसका फॉर्मूला बना के आपको सिखाता हूँ। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ध्यान से समझिए एक एक चीज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में मैं सब बता चुका हूं। ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या है? सपोज हमारे पास ऑलरेडी 20 यूनिट्स पड़ी हुई थी जो कि हमने 10 रुपए के हिसाब से एक यूनिट खरीदी थी। हमने परचेज करी से 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, सेल्स हमने करी से 70 यूनिट्स, 70 बिक पाई। तो आपके पास 20 यूनिट थी, 100 आपने और खरीद ली, तो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, सोल्ड नहीं लिखा मैंने, अवेलेबल फॉर सेल, सेल करने के लिए आपके पास 20 यूनिट थी, 100 आपने और खरीदी, तो कितनी थी टोटल? 120 यूनिट। इस 120 यूनिट में से आपने एक्चुअली सोल्ड आउट, आपने कितनी यूनिट्स बेच दी?
आपने बेच दी 70 यूनिट्स। तो अगर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर अभी भी स्टॉक इन हैंड जो आपके पास पड़ा हुआ है वो कितने यूनिट्स का पड़ा हुआ है? 50 यूनिट्स का। कैन आई से दिस इज क्लोजिंग स्टॉक? हाँ या ना? पक्का? इन दोनों को मिलाकर क्या आया? टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें 70 बिक गए तो ये आ गया आपका स्टॉक इन हैंड। तो आप अगर समझें इस चीज को कि यहां पर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आया 50 यूनिट्स का। अब मैं इसे दूसरे एंगल से देखूं, दूसरे एंगल से देखना जरा आप। 20 यूनिट थी, 100 और आई, 20 ओपनिंग स्टॉक था, परचेज करके 100 और आया यूनिट्स, ठीक है। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, ये तो मैं यूनिट्स में लिख रहा हूं सारा का सारा कि 20 यूनिट थी, 100 आपने और परचेज करी, ठीक है। अगर मैं इसको वैल्यू की टर्म्स में देखता हूं, ओपनिंग स्टॉक 20 यूनिट थी, 10 के हिसाब से कितना हो गया? 200। परचेजेस 100 यूनिट, 10 के हिसाब से परचेज करी, कितना? 1000। ये तो यूनिट्स में चल रहा है, ये वैल्यू में चल रहा है। अब 120 यूनिट्स थी जिसमें से 50 अभी भी बची हुई है, तो सेल कितनी हुई भाई? 20 और 100 थी 120, 50 अभी भी बची होंगी, तो बिकी कितनी होंगी? 70। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं यहां से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं, यहां पर अगर मैं वैसे जाऊं 20 + 100 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50, तो यूनिट्स में बचा 70। क्लोजिंग स्टॉक अगर यहां वैल्यू में लूं 50 यूनिट्स हैं, एक यूनिट 10 की है, 500, 200 + 1000 - 500, तो कितनी वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है? 700 का। बात समझ में आ गई आपको मेरी? 700 रुपए की वैल्यू, 700 रुपए की वैल्यू का माल बचा नहीं हुआ, ये वो है जो सोल्ड आउट हुआ है। और ये वैसे भी निकल जाता है, हमारी यूनिट बिकी कितनी? 70, 70 × 10। समझ में? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम ये जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हैं, इससे बेसिकली मेरा निकल क्या रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल, तो इसलिए मैं जो गुड्स बिके हैं उसकी कॉस्ट लूंगा, जो कि क्वेश्चन में कैसे निकलेगी? ओपनिंग स्टॉक में परचेज की वैल्यू ऐड करनी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस करनी है। और क्यों, क्या, कैसे, वो मैंने आपको सब बता दिया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं। अब आप देखें, मैंने आपको बताया ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैं इसे शॉर्ट में कॉक्स लिखूंगा, जिसका मैंने फॉर्मूला बताया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही बताया। अब इसको कितने तरीके से वो लिखेगा एग्जाम में, इसको हम नाम देते हैं एडजस्टेड परचेजेस। इसको एक नाम दिया जाता है, क्या? एडजस्टेड परचेजेस। तो कैन आई से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कह सकता हूं ये बात। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस को, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये मैंने आपको पीछे डेरिवेशन में भी वर्ड यूज किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो अगर मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बोल रहा हूं, तो मेरा एक फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और बन गया, क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो 3 फॉर्मूले आपके बन गए,
और 3 फॉर्मूले क्या बने, मेन तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मैं इसको थोड़ा यहाँ डिलीट कर देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, इसको तो हम क्या बोलते हैं एडजस्टेड परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस को हम क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, तो उसके बेसिस पर एक हमने और फॉर्मूला तैयार किया, तो फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला, तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। कब क्या गिवन है, किसमें क्या इंक्लूड है, उससे आपकी हेल्प होगी। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए अब अगर मैं बात करूं, ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे निकालते हैं, ये तो आपने फॉर्मूले से समझा। इसके लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे ट्रेडिंग P&L साथ साथ बनाना चाहिए, बट मैं भी आपको क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ा है तो सिर्फ उसकी बात बता रहा हूं। यहां हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक, यहां हमने लिखी परचेजेस, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक। यहां आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्या क्यों कैसे जरा समझिए। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कुछ यही था। ये तीनों एक तरफ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक अपोजिट साइड है। तो इन 3 वैल्यूज में से ये माइनस हो गया, यस और नो। तो कैन आई से अगर एक तरह से देखा जाए ये 3 वैल्यूज प्लस हो रही है, ये अपोजिट साइड है माइनस, तो बचेगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहां क्या बचा, सेल्स। भाई ये 3 चीजें, इधर क्लोजिंग स्टॉक लिख के कॉग्स आ गया, इधर क्या है सेल्स, तो आपका बचा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आई बात। तो ये कोई फॉर्मेट यूनिक नहीं है, ये नहीं है कि आपको इसे रटना है, ये सारी चीजें मैं आपको बड़ी डिटेल के अंदर ऑलरेडी समझाता हुआ आ रहा हूं। समझ में आई बात। एक क्वेश्चन अगर आपसे सपोज पूछ लिया गया, या आपको सपोज सीधे उसने बता दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही, तो आप सेल्स यहां लिख दोगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां लिख दोगे। क्वेश्चन मैं आपके साथ अभी इस पे क्लोजिंग स्टॉक पे लेटर ऑन डिस्कस करूंगा जब मैं एडजस्टमेंट्स पे आऊंगा। चलिए होपफुली आपको यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब बात आती है नेट प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्लियर हो गया, नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से अगर आप सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 तरह के हैं, कौन कौन से, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आगे 2 तरह के हैं, कौन कौन से, ऑफिस एंड एडमिन, याद करवाने के लिए बस बार बार लिख रहा हूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुड। तो अगर आप सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो, प्लस कर देते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब ये क्या आ गया सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या है, इनकम्स अदर देन सेल्स। इनकम्स अदर देन सेल मतलब सपोज मैं एक स्कूल रन कर रहा हूं, स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, क्या देंगे, फीस। वो फीस तो मेरी एक तरह से रेवेन्यू रिसीट हो गई, वो मेरे लिए एक तरह से ऑपरेटिंग हो गया, बिजनेस करने की वजह से जो इनकम आ रही है। बट सपोज मैंने उसमें स्कूल में ही बैंक के लिए और कैंटीन के लिए थोड़ी प्रीमाइसेस लेट आउट कर रखी है, जिससे मुझको हर महीने रेंट आता है। तो जो रेंट की इनकम आ रही है वो क्या है आपके लिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अदर देन सेल जितनी भी, आप ये समझो, जैसे रेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने,
इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, वो सारी की सारी जो इनकम्स हैं, इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, वो सारी की सारी इनकम्स अदर देन सेल्स आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आपका नेट प्रॉफिट है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद निकलेगा। इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया वो आपने ट्रांसफर किया, प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं। यहां सारे आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी हैं वो सारे लाइन से लिख दिए। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो भी आपके लिए फायदा ही है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बाद जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट सारे के सारे किसको मिलते हैं? ओनर को। तो इसलिए वो उसकी कैपिटल में जाकर क्या हो जाते हैं? ऐड। ये आपका एक बेसिक फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, P&L अकाउंट का। दोनों ऊपर नीचे साथ साथ बनेंगे, अलग अलग आपको बनाने की इसे जरूरत नहीं है। सारी बाइफर्केशंस A to Z जो हो सकती है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। अभी तक इस डिस्कशन में आपने मेरे साथ पढ़ा प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। और मैंने आपको हल्का सा एक आइडिया दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट है क्या, नेट प्रॉफिट है क्या। अब मैं थोड़ा सा इसे और डिटेल में लेके जाऊंगा क्योंकि आपको काफी सारी चीजें यहां तक पता लग चुकी होती। बेटा अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं ना तो ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम दो तरह के प्रॉफिट निकालते हैं, बट प्रॉफिट तीन तरह के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। और अब मैं बड़ी खुल के आपसे बात कर पाऊंगा कि तीनों प्रॉफिट्स के पीछे निकालने का मकसद क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम योर प्रैक्टिकल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। ये मेरे निकलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, ये मेरे निकलते हैं P&L अकाउंट से, और ये पता नहीं कब निकलते हैं, ये तो जब आप निकालना चाहोगे तभी निकलेंगे। ध्यान से समझो, ये तीन प्रॉफिट्स क्यों निकाले जाते हैं और किसके बेसिस पर क्या डिसीजन लिया जाता है वो मैं बात बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार अगर आपने ध्यान से सुन ली, आई प्रॉमिस लॉन्ग लाइफ, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के पीछे पर्पस होता है मेन टू फाइंड आउट वेदर इट इज वर्थ टू डू टू डील इन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर है, आपको उससे फायदा है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मैं टीचर्स को पेमेंट कर रहा हूं 90,000, रेवेन्यू मेरे पास आ रहा है बच्चों से फीस का 1,10,000, तो ठीक है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर अप हो रही है, मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस कवर अप हो रहे हैं, हाँ या ना। तो वर्थ तो है 20,000 का सरप्लस ही बच रहा। आप परचेज करके लाते हो गुड को 50,000 का और मार्केट में वो बिकता ही आपका से 45,000 का है, तो क्या वर्थ है? आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ रही है गुड की 100 रुपए, आप उसे मार्केट में सेल ही 95 का कर सकते हो, क्या वर्थ है? तो वेदर जिस गुड में मैं डील कर रहा हूं उसमें डील करना वर्थ है या नहीं है, पहले तो ये पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट से। और अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस आ रहा है तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग शट डाउन द बिजनेस।
अगर ये प्रॉफिट नहीं आ रहा, ये लॉस आ रहा है, तो सोचना ही नहीं, गुड्स के अंदर डील करने का फायदा नहीं है, उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, उससे रेवेन्यू कम है। इग्नोरिंग ऑल द लॉसेस, सॉरी, इग्नोरिंग ऑल अदर एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है जहां पर मुझे डिसीजन लेना है वेदर आई शुड कंटिन्यू विद द बिजनेस और नॉट। ग्रॉस लॉस है, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, शट डाउन द बिजनेस, स्विच ओवर द बिजनेस, change the line of business, terminate the line of business. Can I write down? Gross profit specifies whether we should continue with the business line or not. If it is gross loss or very low gross profit, then without any second thought owner should shut down the business, shut down the business line या terminate the business। अब आप एक चीज समझो, यहां पर कई बार लॉन्ग रन प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे YouTube, फ्लिपकार्ट, Amazon। स्टार्टिंग में पता नहीं इन कंपनियों ने कितने सालों तक कितने हैवी लॉसेस बियर किए, क्योंकि उनका एक टारगेट होता है कि 5 साल तक हमें लॉसेस बियर करने, सिर्फ कस्टमर टारगेट बनाना है। तो वो वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं देखते, क्योंकि उनका बड़ा लॉन्ग रन प्रोजेक्ट होता है। अगर आपका लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है तो फिर ग्रॉस लॉस की भी अहमियत खत्म हो जाएगी। अब देखो ना भाई, YouTube ने फ्री वीडियोस दिखाई पता नहीं कितने सालों तक, लोगों को हैबिचुअल बनाया। वंस द पीपल गेट हैबिचुअल, नाउ YouTube इज अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। फ्लिपकार्ट, Amazon, Paytm, कितने कैशबैक्स, कितने ऑफर्स दिए कि एक बार लोग हैबिचुअल बने, फिर कमा लेंगे, फिर हैबिट बन जाएगी ना, आलस आ जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएंगे, फिर हमारे पास ही आएंगे, फिर हम कमाएंगे। तो वो लॉन्ग रन प्रोजेक्ट्स है, तो इनिशियल ईयर्स में वहां पर ये ग्रॉस प्रॉफिट भी मैटर नहीं करता। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, समझ में आई बात। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये क्या होता है? ध्यान से समझिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं, अभी मैंने बताया नहीं है कुछ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि आपके बेटा होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि दो तरह के थे। कौन कौन से? ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यही दो थे ना बेटा। तो आप देखो, इससे ये तो पता लग गया कि हाँ, लाइन जो हमने ली हुई है बिजनेस लाइन, उसकी वजह से प्रॉफिट है। बट सपोज आपके ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कमीशन बहुत ज्यादा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग लॉस आ रहा है। मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो आ रहा है 1 लाख, बट सपोज आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके हैं 1.5 लाख। मतलब आप गुड्स की वजह से तो कमा रहे हो, बट ऊपर से जो ये ऑफिस के खर्चे हैं ना, ऑफिस एंड के सेलिंग एक्सपेंस जो है, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मैंने वैसे लिख दिया यहाँ पर, कंफ्यूज हो